जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए है वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, समान हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। देखिए दोस्तों, समान हिंदी का है हमारा वायरल मॉडल पेपर 2026 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है ना। 2026 में जो बच्चे परीक्षा देंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 302 ZN कोड का हमारा पेपर, 302 ZN का हमारा पेपर कोड है हमारा। देखिए यहाँ पे देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक लिखा हुआ है 100 का। हमारा पूर्णांक हमारा कितने का रहता है? पूर्णांक हमारा 100 का रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक नंबर, अनुक्रमांक नंबर के स्थान पर आप लोगों को अनुक्रमांक नंबर लिखना होता है। जितना भी आप लोगों को मान लीजिए 35 00 3 2 5 7 कुछ भी है, मान लीजिए आप लोगों की एग्जाम्पल के तरीके में बता दिया। मतलब कुछ भी आप लोगों को रूल नंबर है, आप लोगों को यहाँ पे रूल नंबर भरना होगा और यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय हमारा रहता है 3 घंटे 15 मिनट, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है। नोट में देखिए पढ़ते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। मतलब कि 15 मिनट जो होता है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने मतलब यानी कि पेपर पढ़ने के लिए समय होता है, ठीक है ना। 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ना है। निर्देशांक में देखिए, संपूर्ण प्रश्न दो भाग खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। मतलब ये खंड का और खंड खा में विभाजित है, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड में देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे देखिए यहाँ पे खंड का को हम ले करेंगे सभी लोग, और ये सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे, ठीक है ना। एक एक अंक के सभी प्रश्न होंगे यहाँ पर देखिए हमारे, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें आप लोग कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए पहला प्रश्न हमारा, पहले का अंक नंबर है हमारा। देखिए, अष्टयाम कृति के लेखक हैं, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? गोकुलनाथ हैं या फिर विट्ठलनाथ या फिर नाभादास या फिर प्रिया दास। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे, तो इसमें से हमारे हो जाएंगे देखिए नाभादास। कौन हो जाएंगे? देखिए नाभादास, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाभादास जी हैं, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए ख नंबर है हमारा, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। सभी एक एक अंक के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नंबर भी लिखा हुआ है, सभी एक एक अंक के हैं, ठीक है। तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, कौन है? देखिए, परंतु है, सूरज का सातवां घोड़ा है या फिर मुक्तिबोध है या फिर नदी के द्वीप है। तो इसमें से कौन हो जाएगा हमारा? देखिए, तो इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा? देखिए, तो ये सूरज का सातवां घोड़ा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए चलिए आगे आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे उसके बाद ग नंबर हमारा आ जाता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को पढ़ेंगे तभी पता चलनी। जयशंकर द्वारा प्रसाद लिखित यहाँ तक पढ़ें, जल्दी जल्दी में एक नाटक है, इसको पढ़ना भूल गए तो आप लोगों को गलत हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग जल्दबाजी में निशान लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ना है, समझ गए हैं। तो इसमें चलिए देखिए कर दे, करुणालय है या फिर कल्याणी परिणय है या फिर सज्जन या फिर भारत सौभाग्य। तो इसमें से जो भारत सौभाग्य है ये वाला ऑप्शन हमारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे घ नंबर हमारा आ जाता है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, कौन सी रचना है? अर्धकथा या फिर प्रति परिकथा या फिर आवारा मसीहा या फिर अजय की डायरी। तो इसमें से कौन हमारा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो इसमें से हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें से हमारा हो जाएगा देखिए अर्धकथा है, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अंग नंबर आ जाता है हमारा। देखिए, यात्रा वृत्त संबंधित गद्यकृत अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक पूछा गया है तो कौन हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल या फिर मोहन राकेश या फिर
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय या फिर हरिशंकर परसाई। तो इसमें से कौन हो जाएंगे हमारे, देखिए तो इसमें से हमारे हो जाएंगे अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम ये है, ठीक ना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है दूसरे का नंबर, ठीक है ना। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एक एक अंक के सभी हैं, इसमें भी एक एक अंक का होगा, ठीक है ना। तो लोकायतन होगा या फिर अग्निरेखा होगा या फिर कितनी नावों में कितनी बार होगा या फिर रसवंती होगा। तो इसमें से कौन हो जाएगा हमारा, देखिए तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे ख नंबर आ जाता है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा, सन 1957 या फिर सन 1959 या फिर सन 1960 या फिर सन 1961। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, देखिए तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सन 1959, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ना, तीसरा पूछा गया है, तीसरा पूछा गया है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए ग नंबर आ जाता है, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद के कृति के रचयिता कौन है, देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे या फिर हो जाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन या फिर हो जाएंगे देखिए क्या लिखा है, देखिए सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें कौन सही हो जाएंगे, कला और बूढ़ा चांद के कृति के रचयिता कौन है, देखिए यहाँ पे तो इसमें हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो हमारा ये सही हो जाएगा, देखिए। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए घ नंबर, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं, कामायनी में या फिर प्रिप्रवास में या फिर साकेत में या फिर वैदेही वनवास में। तो किस में है, देखिए यहाँ पे तो ये कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें तो इसमें हमारा हो जाएगा साकेत वाला जो ऑप्शन है, इसमें देखिए 12 सर्ग हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। ये शब्दों में लिखा रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे शब्दों में लिखा है, अगर अंकों में भी लिखा रहेगा तो यही वाला ऑप्शन हमारा आप लोगों का सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है, देखिए अंगा नंबर, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, क्या हो जाएगी, इतिवृत्तात्मक कथा या फिर श्रृंगार श्रृंगार रस की प्रधानता या फिर युद्धों का सजीव वर्णन या फिर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, अगला हमारा आ जाता है, देखिए उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है, देखिए ये आप लोगों को गद्यांश से आप लोगों को आता है ये, और ये 10 अंक का आता है, देखिए 10 अंक का आता है ना, 5 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे और 10 अंक का आता है। कितने अंक का आता है, 10 अंक का आता है। देखिए ये आप लोगों को करना है, देखिए आप लोग कैसे करना है आप लोगों को बता दिया जाएगा, देखिए इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, कहता क्या है, दिए गए गद्यांश, गद्य क्या है, ठीक है ना, पद्यांश नहीं है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़कर आप लोगों को पहचानना है, ठीक है ना, ये किस पार्ट से लिया गया है, तो आप लोगों को पहले पहचानना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा स- सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिनिष्ठता कंदर्प देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है।
मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोरम वर्णन मिलता है। जब अशोक के लाल स्तंभकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारण रानी ही अपने संपूर्ण चरणों के आघात से इस रहस्यम वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ये आप लोगों को पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ना है और आपको पढ़ने के बाद देखिए आप लोगों को पता करना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, ठीक ना। किस पार्ट से लिया गया है तो आप लोगों को पैराग्राफ आप लोगों को पता है तो आप लोगों को बता देंगे किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न हमारा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लोग कब लिख सकते हैं, जब आप लोगों को लेखक का नाम पता होगा और पाठ का नाम पता होगा। तो आप लोगों को ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, तो ये देखिए लिया गया है अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल से लिया गया है। तो ये हमारा पाठ का नाम है। क्या है, पाठ का नाम है। देखिए पाठ का नाम, पाठ का नाम हो जाएगा। और लेखक का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेखक का नाम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अशोक के फूल के लेखक का क्या नाम है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके लेखक, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा 2 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को संदर्भ लिख देंगे कि आप लोगों को 2 अंक यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सभी क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, ठीक। इसी में से आप लोगों को उत्तर ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अभी हमने पढ़ा है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। तो आप लोगों को इसी में से ढूंढ कर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोगों को इसी में से आप लोगों को कर देना है, ठीक है ना। आप लोगों को यहीं से करना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए उसके बाद अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी, अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी। देखिए आप लोगों को यहाँ से देखिए उत्तर आप लोगों को राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपूर चरणों के आघात से इस रहस्यम वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ये आप लोगों को लिख देना। इतना आप लोगों को लिख देंगे तो आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अधनिष्ठता और सतसत शब्दों का अर्थ आप लोगों को लिख देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अगर ये मान लीजिए सपोज दैट कि आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को नहीं आता, इसका आंसर नहीं पता है, इसके लेखक का नाम नहीं पता है, इसके मतलब पाठ का नाम नहीं पता है, तो आप लोगों को जैसे अथवा वाला पता है, एक और दिया रहता है अथवा में, अगर ये वाला आप लोगों को पता है तो आप लोगों को ये वाला कर लेना है, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक को आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो ये वाला चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसका भी पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए। देखिए चलिए पढ़ते हैं साथ में आप लोगों को। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरों शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों की एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का क्या लिखा है, देखिए प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता का मतलब आधुनिकता आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को आधुनिकता शब्द कई बार मिला तो आप लोगों को जाहिर सी बात है आप लोगों को पता चल गए होंगे ये किससे लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से। किससे लिया गया है, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। और इसके देखिए
लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए प्रोफेसर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। सुंदर रेड्डी जी हो जाएंगे इसके लेखक। आप लोगों को संदर्भ आप लोगों को ऐसे लिख लेना है और उसके बाद आप लोगों को उत्तर दे देना है, ठीक ना। 2 अंक के सभी आते ही आप लोगों को पता ही है। देखिए भाषा में आधुनिकता कैसे आती है, अभी आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ा है, इसी में से आप लोग उत्तर ढूंढ कर आप लोगों को कमेंट करिए, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग ढूंढ कर कमेंट करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को जहाँ से अंडरलाइन देखिए, अंडरलाइन कहाँ से है, यहाँ से अंडरलाइन है, देखिए यहाँ से अंडरलाइन है, यहाँ तक है, तो आप लोगों को इतने का व्याख्या आप लोगों को कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन। देखिए उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और इधर हैं। देखिए 2 क्वेश्चन को और भाषा का प्राण तत्व क्या है, नूतन तथा कार्यकलाप का शब्दों का अर्थ लिखना है, आप लोगों को कर देना है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कर लेना। उसके बाद चौथा आ जाता है। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप लोगों को 10 अंक का आएगा। एक गद्य से आता है और एक पद्य से आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर लेना है, इसको भी आप लोगों को करना है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत, उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सानंद। तो ये आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है। और देखिए सुमन को ज्यों म- मधुमय संदेश, ये आप लोगों को पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ना है। देखिए पूरा का पूरा पंक्ति आप लोगों को पढ़ना है और पहचानना है ये है किसका है, कहाँ से लिया गया है, ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो ये आप लोग पहचान लेंगे तो आप लोगों को 2 अंक तो आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा संदर्भ लिखकर, ठीक है ना। संदर्भ लिखनेंगे तो और आप लोगों को 2 अंक मिलेगा। देखिए पूरा का पूरा 2 अंक मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो संदर्भ लिख लेंगे। ये देखिए किस पाठ से लिया गया है, ये देखिए लिया गया है श्रद्धा मनु से लिया गया है। श्रद्धा श्रद्धा मनु से लिया गया है। मनु श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसके कवि कौन हो जाएंगे? देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद ये इसके कवि हो जाएंगे। आप लोगों को 2 अंक तो आप लोगों को यहाँ से मिल गया, ठीक ना। मतलब आप लोगों को 2 अंक फिक्स हो गया यहाँ पर। देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। अपने भाषा में आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। अगर आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, आप लोग नहीं ट्रिक लगा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में किस किस के बीच संवाद हो रही है, किस किस के बीच संवाद हो रही है, आप लोगों को बताना है। चपला तथा उत्कंठा शब्दों में अर्थ लिखिए, 2 अंक इसमें भी मिलेगा। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर साकेत किया जा रहा है, मतलब संकेत किसकी ओर किया जाता है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। अरे ये नहीं आता तो अथवा वाला कर लीजिए। देखिए अथवा में देखिए छाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में, बरसा सहसा सहसा बीचों बीच नगर में, काल सूर्य के रथ के। ये पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है। देखिए ये पंक्ति आप लोगों को पूरा का पूरा पंक्ति पढ़ना है और ये यहाँ इतना ये रहा। और देखिए आगे, पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। इसका भी आप लोगों को पहचानना है। और ये किसका है देखिए मैं बता दूं। देखिए आप लोगों को हिरोशिमा का है। किसका? हिरोशिमा से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है? इसके लेखक तो गद्य में होते हैं, ये पद्य में कवि बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए संदर्भ लिखने में आप लोगों को काम आएगा, ठीक है ना। संदर्भ आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। का, काल सूर्य के रथ के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप लोगों को कौन सा अलंकार है बता देना है। और 2 प्रश्न ये है, इनको भी आप लोगों को कर लेना है। आप लोग कर कमेंट करके बताइए करके, ठीक है ना। तो इनको आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आ जाता है देखिए 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्दों में, 80 शब्दों में लिखना है। कौन कौन से लेखक हैं? देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। और ये 5 अंक का आता है, देखिए जीवन परिचय 5 अंक का आता है, ठीक है ना। आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिए। आप लोगों को वहां से देख लेंगे तो आप लोगों को एकदम आसान भाषा में बताया गया है, ठीक है ना। एकदम आसान भाषा में बताया गया है, आप लोगों को तुरंत से तुरंत याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और एपीजे अब्दुल कलाम का भी दिया गया है, आप लोग तीनों को याद कर लीजिए, कोई ना कोई आप लोगों को फंस जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ख नंबर में आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, मतलब कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना होगा आप लोगों को इसको भी। तो कौन कौन? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक का तैयार करना है आप लोगों को। तो इनका तीनों को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। एकदम आसान भाषा में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है, देखिए 6 नंबर पर, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट कहानी का सारांश आप लोगों को लिख देना है, ये भी हमारा 5 अंक का आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा भी है 5 अंक, तो 5 अंक का आता है। अगर अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर लीजिए। देखिए अथवा में कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। अथवा में दिया है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य डालिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको लिख लेना है। उसके बाद 7वां में आ जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द में। आप लोगों को जो स्टेट से लगता हो, मतलब खंड काव्य के से जो लगता है, खंड काव्य से जो लगता है, आप लोग इसको अपने हिंदी वाले सर से पूछ लेना है। आपके स्टेट से जो भी लगता है, आप लोग उस हिसाब से आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक ना। इसमें देखिए बहुत सारा दिया है, आपके स्टेट से जो लगता है आप लोग उसको याद कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आ जाता है हमारा, देखिए उसके बाद आ जाता है, देखिए यहाँ पे खंड खा आ जाता है। 8वां प्रश्न हमारा, देखिए खंड खा में देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का आता है, देखिए 2 अंक संदर्भ के आते हैं और 5 अंक अनुवाद के आते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को ये पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ना है संस्कृत का, और इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है और अनुवाद हिंदी में करना है। तो ये किसका लिया गया है, देखिए किस पार्ट से लिया गया है, देखिए तो ये किस पार्ट का है, देखिए मैं बता दूं, देखिए ये है हमारा आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम ही सर्व प्रधानम, आत्मज्ञानम ही सर्व प्रधानम, जिसे इसका पाठ का नाम है, ठीक है ना। इसके पाठ का नाम है। और इसमें देखिए लेखक का भी तो होते नहीं है, आप लोगों को पाठ का नाम से ही आप लोगों को संदर्भ बना के लिख देना है, ठीक ना। अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर लीजिए। देखिए ये अथर्व शकुनी सर्वेशम, तो ये किससे लिया गया है, देखिए ये मैं बता दूं, देखिए जातक कथा से है। किससे है? जातक कथा, जातक कथा से लिया गया है। तो आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ख नंबर में हमारा आ जाता है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का आएगा, ठीक है ना। 7 अंक का ये भी हमारा आएगा। देखिए काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसेन च मूर्खणाम निद्राया कलहेन वा। तो मतलब ये आप लोगों को पहचानना है ये किससे लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो श्लोक है ये लिया गया है सुभाषित रत्नानी से। किससे लिया गया है? सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी से है। तो आप लोगों को संदर्भ लिख देना है सुभाषित रत्नानी से। आप लोग संदर्भ लिख देंगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और इसका अर्थ आप लोगों को लिख देना है। अगर इसका अर्थ आप लोगों को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा वाला के लिए, वज्रदपि कठोर रण मृदून कुसुमादपि लोकतारणम चेतांसी को नु विज्ञात मूर्त ही थी। तो इसका करना चाहते तो इसका कर लीजिए, ये भी सुभाषित रत्नानी का है, ठीक ना। ये भी श्लोक हमारा इसी पाठ से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक करना है जिसका अर्थ आप लोगों को याद है, आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाता है, देखिए हमारा
आगे आ जाता है हमारा देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न हमारा निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को इसका अर्थ लिखना है और अर्थ के बाद आप लोगों को इसको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना है तो क्या हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना इसका अर्थ हो जाएगा, आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग आप लोगों को कर देना, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई जो देता है, ईद का चांद होना कह देते हैं ना, कि सूरज कई दिनों से नहीं दिखाई पड़ा, ये तो ईद का चांद हो गया, ठीक है ना। तो वैसे आप लोग बनाकर लिख दीजिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ही करना था ना इसमें, देखिए एक ही करना है, ठीक है ना, तो एक कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 10 नंबर का है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। 10 नंबर प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है, ठीक है ना। देखिए क्या है, देखिए कविंद्रुम का संधि विच्छेद, कविंदुम का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कविंदुम का क्या होगा, कवि धन इंदुम या फिर कविन धन दुम या फिर कवि धन इंदुम या फिर का धन विंदुम। तो क्या हो जाएगा देखिए, कविंदुम का हो जाएगा देखिए कविधन इंदुम, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कविधन इंदुम, ठीक है ना। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा देखिए, मानवंतरे में संधि विच्छेद, मनुधन अंतरे या फिर मान मम धन अंतरे या फिर मनुधन अंतरे या फिर माँ धन अनंतरे। तो इसमें कौन सही हो जाएगा देखिए, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा देखिए पहला नंबर, ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए मनुधर अंतरे, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा देखिए अगला आ जाता है देखिए तीसरा आ जाता है, पवित्रम का संधि विच्छेद है। पवित्रम का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, पवधन इत्रम पविधन इत्रम या फिर पविधन इत्रम या फिर पोधन इत्रम। तो पवित्रम का हमारा पोधन इत्रम, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को कर लेना है देखिए। उसके बाद देखिए आगे आ जाता है हमारा देखिए यहाँ पे ख नंबर में देखिए दिया हुआ है क्या, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मानो शब्द में विभक्ति और वचन तो कौन सा है, देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसमें हमारा हो जाए द्वितीय विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थ विभक्ति एक वचन या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन या फिर षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति दो वचन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा देखिए, नाभाव्यम शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया। इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन या फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें ये वाला सही होगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा 11 नंबर प्रश्न आ जाता है। 11 का नंबर हमारे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अशक्त आसक्त, इसका क्या हो जाएगा देखिए, असमर्थ या फिर शक्तिमान, शक्ति संपन्न, आकर्षक या फिर शक्तिहीन, मोहित या फिर समर्थ, कुसंगति। तो इसमें हमारा हो जाएगा शक्तिहीन मोहित, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा देखिए, अशक्त और आसक्त में ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ जाता है भवन भुवन, निकेतन जंगल या फिर घर संसार या फिर घना जंगल, लोक या फिर सृष्टि आयतन। तो भवन और भुवन में हमारा हो जाएगा देखिए घर और संसार, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए आगे आ जाता है हमारा देखिए ख नंबर में हमारा आ जाता है देखिए यहाँ पे ख नंबर में हमारा आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए। किसी एक के आप लोगों को दो अर्थ लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा देखिए, चपला। चपला है तो चपला का अर्थ हमारा क्या बन सकता है, देखिए चपला का अर्थ क्या हो जाएगा, चपला मतलब होता है बिजली, बिजली हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा स्त्री, स्त्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चपला का देखिए इसका करना चाहते तो इसको कर लीजिए। पयोधर का, पयोधर का क्या हो जाएगा देखिए बादल, पयोधर का बादल हो जाएगा और स्तन हो जाएगा, ठीक है ना।
ये हो जाएगा देखिए। आप लोगों को किसी एक का विधि का आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके बताइए विधि का। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा ग नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। सही शब्द बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलता है जो क्या बोलता है उसे वाचाल बोलेंगे या अमित भाषी या फिर मित भाषी या फिर बहुभाषी। तो कौन हो जाएगा देखिए अमित भाषी। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है देखिए जानने की इच्छा रखने वाला है। जिज्ञासा या फिर जिज्ञासु या फिर चिकीर्षु या फिर इच्छुक। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोलेंगे। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है देखिए घ नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्यों को शुद्ध करना है आप लोगों को देखिए। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, ये तो पहले से ही शुद्ध है भाई, इसमें क्या शुद्ध करना है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। तो इसमें समस्त हटाना है, ठीक ना? तो ये समस्त आप लोगों को हटा देना है, ठीक ना? सही हो जाएगा देखिए। उसके बाद आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा मतलब कि इसमें उचित हटाना है, ठीक ना? उचित उचित हटाकर आप लोगों को सही कर लेना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घनिष्ठ जीवन और घनिष्ठ, इसमें देखिए क्या हो जाएगा घनिष्ठ का घोर संबंध है, ठीक है ना? ये हो जाएगा हमारा सही। दो ही करने थे, ठीक है ना? उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा देखिए यहाँ पे 12 नंबर आ जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे वीर रस अथवा करुण रस का उदाहरण सहित आप लोगों को परिभाषा लिखना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लिखकर उदाहरण सहित इसको भी बताना है। दोहा अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित इसको भी लिखना है आप लोगों को। ये आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना? आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। रस, छंद, अलंकार सभी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद 13 नंबर में अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 8 नंबर का आएगा ना? यहाँ पे देखिए 4+2 लिखा है लेकिन यहाँ पे 8 नंबर दिया है, तो ये 8 ही नंबर का आता है, ठीक है ना? 8 नंबर का आता है। आप लोग अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए देखिए। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध आप लोग लिखना है। ये हमारा 9 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 9 अंक का। भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियाँ या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर प्राकृतिक आपदाएं कारण और निवारण, विज्ञान वरदान या साफ पर्यावरण संरक्षण। किसी को आप लोगों को तैयार कर लेना है और अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है ना? अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइए, आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी न किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।